हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। इसको हम चेतन मीना इंस्टीट्यूट के नोट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। संविधान की अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य के नाम, उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं। अनुच्छेद कहाँ तक है? 1 से 4 तक दिए गए हैं। राज्य के नाम, उनके राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाएं और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरी अनुसूची में आते हैं पद अधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का प्रावधान किया गया है। तो किन किन के पेंशन होंगे? इसमें जितने पदाधिकारी हैं उनके पेंशन हैं, वेतन भत्ते वगैरह प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति का वेतन दिया गया है, राज्य के राज्यपाल का दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते पेंशन वगैरह का प्रावधान किया गया है अनुसूची दूसरी में। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसमें आता है 59वां अनुच्छेद, 65, 75, 97, 125, 248, 158, 164, 186 और 221। किन किन में प्रावधान किए गए हैं? पहले आता है 59, 65, 75, 97, 125, 248, 158, 164, 186 और 221 में दिए गए हैं वेतन भत्ते पेंशन वगैरह। तो किन किन के वेतन भत्ते हैं? तो पहले हमारे राष्ट्रपति का होगा, फिर राज्यों के राज्यपाल का होगा, मतलब राज्यपाल वगैरह हैं राज्यों के उनका। फिर आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद कौन कौन से दिए गए हैं? 59वां दिया गया है, 64, 75, 97, 125, 248, 158, 164, 186 और 221 में दिए गए हैं प्रावधान। 221, 264, 121, 158, 164, 185, 75, 65 और 97। अब आते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें पदाधिकारियों के प्रत्याशियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में दी गई है जितने भी पदाधिकारी हैं प्रत्याशी हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 में दी गए हैं पदाधिकारी प्रत्याशियों की शपथ। पहले में आते हैं संघ के मंत्रियों की शपथ, संसद के चुनाव के प्रत्याशियों की शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह की शपथ जो दी गई है वह अनुसूची 3 में दी गई है। अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? 75, 84, 99, 75, 84, 99, 124, 148, 164, 124, 148, 164, 173, 188 और 219। कौन कौन से हैं? तो देखो 75, 84, 99 में दी गई है शपथ। फिर आता है 124, 148, 164, 173, 188 और 219 में दी गई है शपथ। कौन कौन किन किन व्यक्तियों की शपथ है? तो संघ के मंत्रियों की, संसद में चुनाव के प्रत्याशियों की, संसद के सदस्यों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्यों के मंत्री की, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशियों की, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दी गई हैं। अब आती है अनुसूची चौथी अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 4 और 80 आते हैं। तो अनुसूची 4 में दिए गए हैं राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसमें अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। अनुसूची 4 में दिए गए हैं संघ राज्य एवं राज्यों में विधानसभा की नहीं नॉर्मल राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फिर आती है 5वीं अनुसूची। अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र,
अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान हैं उनका वर्णन दिया गया है अनुसूची 5 में। इसमें अनुच्छेद 244 आता है, अनुच्छेद 244। तो अनुसूची 5 में किन किन का वर्णन है? तो इनमें अनुसूचित जातियों के क्षेत्र और उनकी प्रशासन से संबंधित नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। इसमें वर्णन आता है सिर्फ एक अनुच्छेद का, जो है 244वां अनुच्छेद। फिर आती है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 244 और 275 में इसका वर्णन किया गया है। 6वीं अनुसूची में क्या आते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है अनुसूची 6वीं में। और इसमें अनुच्छेद 244 और 275 आते हैं, अनुच्छेद 244 और 275। फिर आती है 7वीं अनुसूची। इसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से सम्मिलित विषय आते हैं। अनुच्छेद 246 इसके अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है और इसमें अनुच्छेद सिर्फ एक आता है, जो है 246। नेक्स्ट आती है 8वीं अनुसूची। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है, जो मूल संविधान में सिर्फ 14 थी। यह भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तेलुगु, तमिल और उर्दू हैं। तो इनकी भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं, लेकिन पहले जो मूल रूप से सिर्फ 14 थी। इन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले असम से देखते हैं। असम के बाद आता है बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति और मैथिली हो गई, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 21वें संविधान संशोधन था 1967 में। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है 2003। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 92वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। इनके अनुच्छेद कौन से हैं? 344 और 344 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब भाषाओं से संबंधित हैं। 344 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वह भाषाओं से संबंधित हैं। फिर आती है अनुसूची 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि यह भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, नियम, विनियम आदि को न्यायालय की पुनर्वलोकन शक्ति से बाहर रखा जाएगा। परंतु 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की समीक्षा की जा सकती है। इसमें अनुच्छेद सिर्फ आता है 31 का खा। कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची है। इस अनुसूची में पहले क्या था? संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य जो भूमि सुधार है, जमींदारी उन्मूलन है, उनके लिए बनाए गए नियम, अधिनियम, विनियम न्यायालय की पुनर्वलोकन शक्ति से बाहर रखे गए थे। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को एक केस आया जिसका नाम था केशवानंद भारतीवाद, जिससे 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय थे उनकी समीक्षा की जा सकती है। इसमें अनुच्छेद सिर्फ एक ही आता है, जो है 31 का खा। नेक्स्ट है हमारी 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के आधार पर संसद एवं विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसका अनुच्छेद क्या है? 101 से 191 तक।
तो 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची में जो हमारे दल बदल का आधार है उस पर संसद विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी निर्भरताओं से संबंधित उपबंध हैं। इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ आते हैं 101 से लेकर 191 तक अनुच्छेद। नेक्स्ट आती है हमारी 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्ति जिम्मेदारियां बताई गई हैं, जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243(6) में इसका उपबंध किया गया है। तो 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायतों से संबंधित शक्ति जिम्मेदारी बताई गई है। 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद आता है 243(6). नेक्स्ट आती है हमारी 12वीं अनुसूची। इसमें जो नगर पालिका हैं उनकी शक्ति जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसमें 18 विषय रखे गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति जिम्मेदारियों को बताती है। 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्द इसमें शामिल किए गए थे। तो जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसको नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव है उस पर आधारित किया गया है। इसमें संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट आता है भारत की संविधान की उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत्म द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आती है संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु। तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु जान लेते हैं। संविधान का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग, हम क्या हैं? स्रोत हैं संविधान के। तो संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। राज्य का स्वरूप कैसा बताया गया है? तो प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राज्य का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शासन व्यवस्था कैसी है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। शासन की व्यवस्था कैसी है? न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। संविधान का अधिनियम तो ये दिख ही नहीं रहा है क्या है। तो देखो, इसकी पहले तो आते हैं संविधान का स्रोत क्या है। तो हम भारत के लोग इसका स्रोत है। इस राज्य का स्वरूप कैसा बताया गया है भारत का? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। शासन व्यवस्था कैसी है? न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की शासन व्यवस्था बनाई गई है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द के बारे में हम देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? इसका अर्थ है कि अपने अतिरिक्त जो आंतरिक मामले हैं, बाह्य मामले हैं, उनके निर्णय लेने में भारत संपूर्ण शक्ति रखता है। मतलब जो भी भारत तो स्वयं इतनी शक्ति रहता है कि वह अपना आंतरिक बाह्य मामलों में निर्णय ले सकता है और किसी भी विदेशी शक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक बाह्य मामलों में निर्णय ले सकता है और किसी भी बाहरी शक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आता है समाजवाद। यह शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। भारतीय समाजवाद अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण दोनों को साथ साथ रखता है। तो प्रस्तावना में जो हमारा समाजवाद है उसका अर्थ क्या है? तो इसको सबसे पहले देखते हैं। हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और भारत का समाजवाद है वह गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है।
कुछ निश्चित रूप से यह गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। भारतीय समाजवाद अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण दोनों को साथ साथ रखता है। 1991 में लागू किए गए उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ काफ़ी हद तक जुड़ चुकी है। अतः समाजवादी दल एवं चिंतकों का आरोप है कि भारत समाजवादी नहीं रहा है और नव उदारवादी हो गया है। तो जो 1991 वाला अधिनियम वगैरह लागू किया गया था, नीति लागू की गई थी, इसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ काफ़ी हद तक जुड़ चुकी है। अतः समाजवादी कुछ दल हैं, चिंतक हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भारत समाजवाद नहीं रहा है बल्कि कैसा हो गया है, अब नव उदारवादी हो गया है। नेक्स्ट आता है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष समाज का प्रमुख पहचान यह है कि यह ना तो किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और ना ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता अत्यंत व्यापक रूप से उल्लेख की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत लक्षण माना है। संविधान में धर्म के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो इसमें राज्य प्रमुख यह पहचाना गया है कि यह ना तो किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देगा और ना ही किसी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसमें जो हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत लक्षण बताता है और संविधान में धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसका अर्थ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के जिस स्वरूप को स्वीकार करती है वह है लोकतंत्र, ना कि राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुछ और। स्पष्टतः भारत का शासन यहाँ के नागरिकों द्वारा चलाया गया है और चलाया जाता है। जनता अधिक होने के कारण भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में, ये क्या होती है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे यहाँ की जो भारतीय राज्य व्यवस्था का शासन है उसका स्वरूप कैसा है, लोकतांत्रिक है, ना कि कोई राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुछ और भी है। स्पष्ट है कि जो भारत का शासन है वह नागरिकों द्वारा चलाया जाता है। भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, अधिक होने के कारण यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसके बाद आता है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र से आशय है कि किसी देश का राष्ट्र प्रमुख निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र से आशय होता है कि किसी भी देश का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वह एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। भारत में जो राष्ट्रपति हैं वह 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके बाद आता है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति के साथ जाति धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाता है। दूसरा है आर्थिक न्याय, जिसके अंतर्गत आर्थिक असमानता आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा आता है राजनीतिक न्याय, जिसमें न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार देता है। तो न्याय भी कितने प्रकार का दिया गया है? 3 प्रकार का न्याय बताया गया है हमारी प्रस्तावना। पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय में क्या होगा? हर व्यक्ति के साथ जाति धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है आर्थिक न्याय, इसमें आर्थिक असमानता के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम गरीब हो या तुम अमीर हो। तीसरा आता है राजनीतिक न्याय, इसमें न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार होगा। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से आशय लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तियों को विकास में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो स्वतंत्रता क्यों है? तो हर व्यक्ति की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई जाएगी और हर व्यक्ति को उसके विकास में समान अवसर प्रदान किए। नेक्स्ट है बंधुत्व। इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना, अर्थात एक दूसरों के मत विचार का सम्मान करते हुए राष्ट्र समाज हित के विषय में आपस में सहयोग की भावना का विकास करना। बंधुत्व क्या है?
इसका अर्थ है भाईचारे की भावना, अर्थात एक दूसरे के मत विचारों का सम्मान करते हुए राष्ट्र समाज हित के विषयों में आपस में सहयोग की भावना का विकास करना बंधुत्व के अंतर्गत आता है। प्रस्तावना की उपयोगिता, तो हमारी जो प्रस्तावना है क्यों उपयोगी है, तो जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है वहाँ पर प्रस्तावना इसके विधिक निर्वचन में सहयोग होती है। जो प्रस्तावना है वह क्या है, तो प्रस्तावना जहाँ पर हमारा संविधान की भाषा थोड़ी सी संदिग्ध और अस्पष्ट है, वहीं जो प्रस्तावना है उसकी विधिक निर्वचन में सहायक होती है। मौलिक ढांचे की परिभाषा एवं किन तत्वों को मौलिक ढांचे में सम्मिलित किया जाए, इसमें प्रस्तावना मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो जो मौलिक ढांचा है उसकी परिभाषा एवं किन तत्वों को मौलिक ढांचे में सम्मिलित करना चाहिए, इसके लिए जो मार्गदर्शन है वह प्रस्तावना द्वारा दिया जाता है। प्रस्तावना संविधान का सार या दर्शन होती है। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का सार या दर्शन होती है। संविधान में वर्णित उद्देश्य जिन्हें प्राप्त किया जाना और है स्पष्ट करती है। तो संविधान में जितने वर्णित उद्देश्य है संविधान का, उसको प्राप्त करने के लिए स्पष्टता कौन प्रदान करती है, संविधान की प्रस्तावना करती है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय देती है। जो राज्य व्यवस्था है हमारी, उसकी संबंध में विचार कौन देती है, हमारी प्रस्तावना के द्वारा दिया जाता है। जब दो अनुच्छेदों में टकराव या फिर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सहायता ली जाती है। तो प्रस्तावना की सहायता किस में ली जाती है, जब दो अनुच्छेदों में आपस में टकराव होता है या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। उद्देशिका और संविधान में संबंध, तो जो हमारी संविधान की उद्देशिका है और संविधान में क्या संबंध है वो बताना है। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं, इस संबंध में विवाद हमेशा से रहे हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसके संबंध में विवाद रहा है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपने निर्णय दिए हैं। बेरोजगारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो बेरोजगारी में क्या कहा था कि हमारा जो संविधान है उसका भाग नहीं है, प्रस्तावना या उद्देशिका नहीं है। केशवानंद भारती मामले में सारे न्यायालय मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय ने है उसने पूर्व की व्याख्या को अस्वीकार करते हुए प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग माना था। देखो, सबसे पहले आता है बेरोजगारी केस, जिसमें कहा गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, जो उद्देशिका है वह क्या है, संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती मामला आया तो इसमें कह दिया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की मौलिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ हमारी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 में यह प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इकाइयां नहीं होंगी और उनका भारत संघ के साथ क्या संबंध होगा। इस भाग को सही रूप से समझने के लिए हम सभी अनुच्छेदों का क्रमशः विचार करेंगे। देखो, जो संविधान का भाग 1 है वह राज्यों के बारे में बताता है, उसका भी अनुच्छेद 1 से 4 तक यह प्रावधान में उल्लेख किया गया है राज्यों के बारे में। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रकार की इकाई नहीं होगी। तो जो भारत राज्य क्षेत्र है वह किसी प्रकार की इकाइयों में शामिल नहीं होगा। इसका भारत संघ के साथ क्या संबंध होगा, इस भाग को सही रूप से समझने के लिए हमें सभी अनुच्छेदों को अच्छे से समझना होगा। पहले आते हैं राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत राज्यों के मध्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो जो हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 है वह क्या कहता है, उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब बहुत सारे राज्य हैं, उनसे मिलकर क्या बना है, भारत या इंडिया बना है। अर्थात भारत का कोई भी राज्य के मध्य कोई भी समझौता नहीं हुए हैं, अर्थात किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में वर्तमान 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
भारतीय संघ की इकाइयों राज्यों को अपना संविधान रखने की अनुमति नहीं है। तो भारत में 28 राज्य हैं, 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलग से दर्जा दिया गया है। भारतीय संघ की इकाई राज्यों को एक संविधान रखने की अनुमति नहीं, मतलब वो अपना अपना कोई भी, ये नहीं है कि राज्यों ने भी अपना संविधान बनाया तो कोई भी अपना संविधान नहीं बना सकता। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। पहला, नए राज्यों के संबंध में संघ से सम्मिलित करने की शक्ति, और दूसरी, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो नए राज्य हैं उनके प्रवेश के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं। तो इसमें क्या कर सकता है, पहले तो नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने की शक्ति है, तो जो नए राज्य हैं उनको मिला लेगा। और दूसरा है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। प्रथम शक्ति ऐसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से ही विद्यमान है। तो पहली शक्ति जो है, मतलब किसी को संघ में मिला लेना है ना, संघ में सम्मिलित करने की शक्ति। तो पहली शक्ति है वह राज्य से संबंधित है, ऐसे राज्यों से संबंधित है जो कि पहले से ही विद्यमान है अर्थात अस्तित्व में है। और दूसरी शक्ति भविष्य में अर्जित या फिर स्थापित किए जाने वाले राज्यों से संबंधित है। तो पहले जो शक्ति है वह बताती है कि ऐसे राज्यों को ही हम शामिल करेंगे जो कि पहले से अस्तित्व में हों। और दूसरी शक्ति क्या कहती है कि भविष्य में अर्जित करेंगे, स्थापित करेंगे, उससे संबंधित शक्ति है। नेक्स्ट आता है नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। तो जो नए राज्य हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो वो बताई गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण एवं पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद है वह कैसे साधारण बहुमत से कोई भी कानून पास करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, पहले से विद्यमान कोई राज्यों के क्षेत्र में, सीमा में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता। तो जो ये साधारण बहुमत वगैरह है ना, हम किसी भी विधेयक में कैसे पाएंगे, तो नए राज्यों से संबंधित, निर्माण से संबंधित या फिर पहले से विद्यमान कोई राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा या किसी भी सदन में नहीं लाया जाएगा। यदि राज्य विधायिका उस निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपना मत नहीं देती है तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो कोई भी राज्य विधायिका है, यदि उसको जो सीमा दी गई है, यदि उस सीमा तक अपना निर्णय नहीं देती है तो उसे समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या गठन तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि इस तरह के प्रावधान को संसद साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत पारित कर सकती है। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, मतलब किसको कैसे पारित किया जाएगा, जो भी विधेयक आएगा इसके बारे में बताती है। तो अनुच्छेद 4 कहता है, इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 है उसके तहत नए राज्यों के प्रवेश, गठन एवं अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी परिवर्तन किया जाता है उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रावधान को संसद के साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत ही पारित कर दिया जाएगा। अब आते हैं नए राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, या जो हमारे राज्य हैं पुराने वाले उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, नए राज्य कैसे बने, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जितने भी देश थे, जितनी सारी भाषाएं हैं, सबने बोला कि हमारे क्षेत्र को हमारे राज्य में बदल दो। तो इसकी मांगें उठने लगी थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने नवंबर 1947 में एस.के. धर आयोग बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया गया है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए संविधान सभा के द्वारा नवंबर 1947 को एक
आयोग बनाया गया जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए 1858 में एक जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 सदस्यों वाली समिति गठित की। भैया धर आयोग तो अपने पास सारी रिपोर्ट धर के बैठ गए, उनने कोई निर्णय नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया। इन 3 सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नाम इस समिति में जीबीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जो समिति थी इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसलिए इसको क्या कहा गया था, जीबीपी समिति कहा गया था। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं कहा, मतलब नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि राज्यों का गठन करना है, पुनर्गठन करना है तो उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए। इन्होंने सुझाव दिया था कि सुरक्षा, एकता और राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता को राष्ट्र के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य है उसके बनने का सिर्फ आधार भाषा ना हो, बल्कि उसकी सुरक्षा, एकता और राष्ट्र की आर्थिक संपन्न राज्य के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। इनकी सिफारिश को 1949 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने स्वीकार किया। तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी उसने स्वीकार कर लिया इसको, परंतु दक्षिण के राज्यों की विशेषतः तेलुगु भाषी क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने जोर पकड़ ली। लेकिन दक्षिण के जो व्यक्तित्व थे उन्होंने मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे, तो हमें तो भैया तेलुगु राज्य ही चाहिए जहाँ पे तेलुगु बोली जाती हो, तो जितने लोग तेलुगु बोलेंगे वो हमारे राज्य में रहेंगे। ऐसी मांग वहाँ पे उठने लगी। चूँकि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में आंदोलन हिंसात्मक रूप ले चुके थे, इसलिए कांग्रेस ने 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के रूप में पुनर्गठन स्वीकार कर लिया। बहुत सारे आंदोलन होने लगे, हिंसात्मक आंदोलन होने लगे। कांग्रेस ने भी सोचा कि चलो यार छोड़ो, इनको राज्य दे दो। तो इन्होंने 1953 को तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक आंध्र प्रदेश नामक राज्य का पुनर्गठन कर दिया। इस समस्या का व्यापक अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग का निर्माण किया, जो कि फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को राज्य मिल गया। जैसे उनको मिला तो अन्य जो भाषाएं थी उन्होंने भी आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया कि भाई हमें भी अपनी भाषा का राज्य मिलेगा। अब इस समस्या से निपटने के लिए कांग्रेस या भारत सरकार ने क्या किया, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग का गठन किया। आयोग के अन्य सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फणिक्कर 1955 में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार स्वीकार किया। तो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी है, 1955 में दी है, और उन्होंने माना कि जो राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए उसका आधार भाषा हो सकता है और रखा जा सकता है, जिसके तहत 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का सुझाव दिया गया। इन्होंने कहा कि काम करो, 16 राज्य बनाओ और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करो। आयोग की अनुशंसा को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया था। तो इस आयोग की अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। नए राज्यों का निर्माण देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण में अनेक मांगे हुई थी, जैसे कि हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र, बोडोलैंड यह असम, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल, कोडोंगू यह कर्नाटक पुदुचेरी और दिल्ली इत्यादि से बनने की मांग हुई थी। तो कौन कौन से नए नए राज्य बनने वाले थे, तो हरित प्रदेश ने बोला था कि हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनना चाहते हैं। तेलंगाना ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश से अलग होना चाहते हैं। बोडोलैंड ने कहा कि हम असम से अलग होकर एक नए राज्य बनाएंगे। गोरखालैंड ने कहा कि पश्चिम बंगाल से हम अलग होकर नया राज्य बनाएंगे। कोडगू जो कि मतलब कर्नाटक और पुदुचेरी से अलग होना चाहता था। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि राज्यों की उपयुक्त सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे राज्यों की संख्या को विस्तार हो जाएगा, जो कि संघीय व्यवस्था
का मतलब पर भार स्वरूप हो जाएगा। ऐसी मांगे जहां एक ओर आर्थिक दृष्टि से असंभव हैं और दूसरी ओर इनसे राष्ट्र की एकता को भी खतरा था। तो ऐसे राज्य तो बहुत सारे बोल रहे थे कि हमें बना दो, हमें बना दो। क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि यदि ऐसा किया जा सकता तो क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था पर भार स्वरूप हो जाएगा भारत की। इससे आर्थिक दृष्टि से तो दिक्कत ही होगी, असंभव है, और जो राष्ट्र की एकता है उसको भी खतरा होगा। सन 1950 के पश्चात बनाए गए राज्य, पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया था और यह भाषाई आधार पर पृथक हुआ था। पहले आता है कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 के तहत चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों से मिलकर इसको बनाया गया था और यह भाषाई आधार पर पृथक हुआ था। गुजरात महाराष्ट्र, 1960 में मुंबई राज्य को दो भागों में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। गुजरात महाराष्ट्र 1960 में। फिर आता है केरल। त्रावणकोर कोच्चि की जगह बनाया गया था। जो त्रावणकोर और कोच्चि है उससे मिलकर बना था केरल। फिर आता है कर्नाटक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य से पृथक करके बनाया गया था कर्नाटक। राज्य अधिनियम 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया था। तो कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में मैसूर द्वारा पृथक करके इसको कर्नाटक को बनाया गया था। फिर राज्य अधिनियम 1953 आया जिसके तहत कर्नाटक का नाम रखा गया। नागालैंड। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग हुआ था। कब हुआ है? तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा असम राज्य से अलग होकर बना था नागालैंड। फिर आता है हरियाणा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1967 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों से निकलकर बनाया गया था हरियाणा। हरियाणा को पंजाब से अलग करके पुनर्गठन अधिनियम 1967 के द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों से मिलकर बनाया था हरियाणा। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को कब मिला है? 1970 में राज्य का दर्जा मिला है। हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत दर्ज किया गया था। फिर आता है मेघालय। संविधान के 23वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा इससे अलग राज्य के भीतर एक उपराज्य बनाया गया था मेघालय को। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो मेघालय में संविधान का जो 23वां संविधान संशोधन है 1969, इसके द्वारा इसमें राज्य के भीतर राज्य या उपराज्य बनाया गया था मेघालय को। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पूर्ण का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्योंकि मणिपुर को किसके तहत मिला था? तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था मणिपुर को। सिक्किम। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य की मान्यता प्राप्त है। तो सिक्किम को कब मिलने है पूर्ण राज्य का दर्जा? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को कब मिला है? तो मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 को इसका पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ दमन और द्वीप राज्य क्षेत्र बना दिया गया था और गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ दमन द्वीप राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और जो गोवा है उसको निकालकर एक अलग राज्य बना दिया गया था।
छत्तीसगढ़, यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके बना था 2000 में, है ना। छत्तीसगढ़ कब बना है? 2000 में बना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर। उत्तराखंड, यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसका नाम उत्तरांचल है, जिससे बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? उत्तराखंड कर दिया था। नेक्स्ट आता है झारखंड, यह बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड किससे अलग होकर बना है? बिहार से अलग होकर बना है। तेलंगाना, यह राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया था। तेलंगाना किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जब बना तो बेचारा, और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, लेकिन वहाँ से 370 हटाई और इनको बनाया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। किसको? जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को। कब बने हैं? 5/8/2019, 5/8/2019 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।